फिरौन। एक ऐसी हकीकत जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। हजारों सालों पहले की लेगेसी। बस फर्क इतना कि हर मजहब अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। कोई मसीहा या तो फिर कोई शैतान कहकर पुकारता है। पर फिर आज से हजारों सालों पहले ऐसा क्या हुआ कि ये सारे सवाल इजिप्शियन पिरामिड में फिरौन के साथ ही दफन हो गए। इस कहानी को शुरू करते हैं आज से 3200 साल पहले। बाइबल और कुरान के मुताबिक फिरौन कौन था? फिरौन का लफ्ज़ जब भी हमारे दिमाग में आता है या हम सुनते हैं तो इसके साथ हजारों सवाल उठते हैं, मगर उन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। साल 1881 में फेरो को पहली बार दरियाफ्त किया गया इजिप्ट के वेस्ट बैंक के पिरामिड में। डिस्कवर करने के 100 साल बाद यानी 1981 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। मॉरिस बेक्वाइल। रिसर्च के स्टार्ट में ही फेरो की बॉडी से निमिक के कुछ सिम्टम मिलते हैं। इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। अगले 2 हफ्तों में इस साइंटिस्ट के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो कि इसके वेमुकुमान में भी नहीं था। अगर आप किसी और मजहब से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बाइबल, कुरान और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस वीडियो के हर पॉइंट को रिसर्च किया गया है। फ्रांस के साइंटिस्ट की टीम में 2 ऐसे लोग थे जो कि मुसलमानों के बारे में काफी कुछ जानते थे। फेरो की बॉडी से जब नमक के कुछ शवाहिद मिलते हैं तो इन्होंने मॉरिस को कहा कि मुसलमान पहले ही कहते आ रहे हैं कि फेरो की मौत डूबने की वजह से हुई थी। इस फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने इनकी बात अनसुनी कर दी और इन पर यकीन नहीं किया। मगर जैसे ही रिसर्च आगे बढ़ती है तो इस साइंटिस्ट को ये भी मालूम हो जाता है कि फिरौन को जल्दी ही पानी से निकाल दिया गया था और फेरो की लाश को करीब 3100 साल गुजर गए थे। पानी से लाश निकालने के बाद पुरानी इजिप्शियन लोगों ने फेरो की बॉडी को मम्मी बना डाला। मॉरिस ने जब फिरौन की मम्मी और कुछ पुरानी मम्मियों की रिसर्च की, मॉरिस और भी हैरान हुआ क्योंकि फिरौन की ये मम्मी बाकी मम्मियों से ज्यादा महफूज थी। मॉरिस के साथ बाकी 2 लोगों में से एक ने यह कहा कि यह कुरान में पहले ही बता दिया गया था। इस साइंटिस्ट ने फिरौन की मम्मी पर रिसर्च छोड़कर बाइबल, कुरान और मुस्लिम दुनिया पर रिसर्च शुरू कर दी। फ्रांसीसी साइंटिस्ट को फिरौन की पूरी स्टोरी समझ में आ गई थी कि आखिर आज से 3100 साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था। थर्टीन 45 BC यानी 3100 साल पहले इजिप्ट में ज्यादा अक्सरियत थी यहूदियों की, मगर यहूदियों की पहचान जैसे आज है वैसे हमेशा से नहीं थी। 1345 BC में यहूदी एक गुलाम कौम थी जो कि अपना सब कुछ रमेसेस द ग्रेट यानी फेरो को मानते थे। असल में फेरो को अपनी एम्पायर में इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि फेरो ने 15 जंगें लड़ी थी और इसमें 14 जंगें जीत गया था। आखिरी जंग जो कि फेरो हार भी गया और ये इसकी जिंदगी की आखिरी जंग थी। इसे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी फेरो की लेगेसी जानते हैं। फेरो अपने शाही खानदान का थर्ड रूलर ऑफ 19th डायनेस्टी यानी अपने 19वें खानदान का तीसरा हुक्मरान था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं फिरौन का खानदान कितना बड़ा था। फिरौन इजिप्शियन लोगों पर यानी यहूदियों पर हर एक जुल्म करता था। फेरो जब अपनी पीक पर पहुंचा तो वो खुद को खुदा मानने लगा और इजिप्ट में हर जगह पर अपने टेम्पलेट्स बनाए ताकि इजिप्शियन लोग इसकी इबादत कर सकें। फेरो कोई पहला बादशाह नहीं था जो खुद को खुदा मानता था, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फिरौन आ चुके हैं जिन्होंने सेम मिस्टेक की थी। मगर फेरो के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो कि पूरी हिस्ट्री बदल देने वाला था। फेरो के पास एक अनजान शख्स आता है और वो ये प्रिडिक्ट करता है कि तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारी पूरी एम्पायर तुम्हारे साथ ही खत्म कर देगा। फेरो ने जब ये प्रिडिक्शन सुनी तो वो अपनी हुकूमत में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को कत्ल करने लगा। फिरौन इतनी ताकत तो रखता था कि उसे ये स्टेप लेने में कोई मुश्किल नहीं थी। इतना जुल्म करने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी, फिरौन के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो कि इसने कभी सोचा तक नहीं था।
इस आदमी की पेशन गोई के बाद कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया था कि कोई भी ऐसा बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए जो कि बाद में इसके लिए खतरा बन सके। कुछ सालों के बाद फिरौन की बीवी को पास की नदी से एक बास्केट यानी टोकरी मिलती है जिसमें एक कम उम्र बच्चा था। फिरौन अपने सारी बीवियों में से सबसे अलग इस बीवी को रखता था और सबसे ज्यादा करीब भी इस बीवी के था। अपनी पूरी सुल्तानत में फिरौन ने जहाँ सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था, वहाँ लाख मना करने के बावजूद इसकी बीवी ने उस बच्चे को अपनाने का इरादा कर लिया था। और यही पॉइंट था जहाँ फिरौन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने बताया कि कुरान के मुताबिक वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि प्रोफेट मूसा थे, जो कि इस कहानी में आगे ही जाके फिरौन को कत्ल करने वाले थे। एक दिन सडनली वो बच्चा यानी हजरत मूसा फेरो की मेंशन से गायब हो जाते हैं। फिरौन की फौज ने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर प्रोफेट मूसा नहीं मिलते और कुछ सालों बाद वो खुद ही फेरो के सामने आ जाते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं और कौमी यहूद को आज़ाद करने का बोलते हैं। मगर फेरो इन सब चीज़ों से इनकार कर लेता है और हजरत मूसा को भी बंदी बना लेता है। ललकारता है हजरत मूसा को कि अगर तुम्हारा खुदा सच में है तो मुझ पर अजाब आ जाए, मगर मैं ना तुम्हें आज़ाद करूंगा और ना ही कौमी यहूद को। इस तमाम सिचुएशन के बाद फिरौन और फिरौन की फौज पर अजाब वाज़े हो जाते हैं। बहुत से मुख्तलिफ आज़ाद फिरौन पर आते हैं। दिल में डर होने के बावजूद वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और आखिर वो टाइम आ ही जाता है जहाँ पर फिरौन की मौत उसके बहुत करीब होती है। कुछ दिनों बाद कौमी यहूद के बहुत से लोग प्रोफेट मूसा के साथ फिरौन के महल से भाग जाते हैं। सुबह जब फिरौन और उसकी फौज को ये खबर मिलती है तो वो मूसा के साथ लड़ने के लिए इसका पीछा करते हैं। प्रोफेट मूसा और कौमी यहूद इजिप्ट के करीब होते हैं कि फिरौन उन तक पहुंच जाता है। कौमी यहूद हजरत मूसा के साथ भागते भागते एक नदी तक पहुंच जाते हैं जिससे आगे का रास्ता नहीं होता। कौमी यहूद प्रोफेट मूसा को बोलते हैं फिरौन अब हमें मार देगा, मगर प्रोफेट मूसा को अल्लाह पर पूरा यकीन होता है और इसी पॉजिटिव थॉट की वजह से प्रोफेट मूसा के एक हाथ में लकड़ी का टुकड़ा होता है। वो लकड़ी का टुकड़ा जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो पानी से रास्ता बन जाता है। कौमी यहूद और प्रोफेट मूसा इसी रास्ते से निकल जाते हैं, मगर पीछे आ रही फिरौन और फिरौन की फौज ये देखकर हैरान जरूर रहती है। वो जैसे ही इसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं तो बीच रास्ते में वो पुल टूट जाता है। फिरौन और फिरौन की फौज उसी नदी में डूब जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन सब पर यकीन नहीं करते। फ्रांसीसी साइंटिस्ट मेरिस भी इन सब पर यकीन नहीं करता था, मगर मुस्लिम दुनिया बाइबल और कुरान पर जैसे ही रिसर्च शुरू की तो ये सब रियलिटी थी।